हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गपशप विद नाज। मेरा नाम आसिफ है और आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सेंट जोन्स के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई किया जाता है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप सबको पता है कि कनाडा के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे आपकी खुद की कार होना बहुत ज़रूरी है, खुद का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासकर सेंट जोन्स का इतना इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बाकी सिटीज़ का है, लाइक टोरंटो का, कैलगरी का। वहाँ पे बहुत स्ट्रांग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बट एज कम्पेयर टू देयर सेंट जोन्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप सेंट जोन्स आ रहे हैं, आपका प्लान है यहाँ पे सेटल होने का, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलता है और किस तरह से आप उसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। और अगर आपके पास आपकी कंट्री का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो क्या वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होता है या नहीं होता, या क्या प्रोसेस है। तो ये सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके अंदर मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा जो आपके इंश्योरेंस से, कार इंश्योरेंस से रिलेट करता है। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, ये वीडियो पूरी देखिएगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं बसेस के बारे में। हर कंट्री की तरह, हर सिटीज़ की तरह यहाँ पे भी बसेस के रूट्स होते हैं, जो अलग अलग बस नंबर अलग अलग रूट्स पे डिफाइंड होती है। तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो कि आपको कहाँ जाना है और वहाँ कौन सी नंबर की बस चलती है। ऐसा भी होता है कि जहाँ आपकी डेस्टिनेशन हो वहाँ पे एक सिंगल बस नहीं जाती, तो आपको दो बसेस के थ्रू जाना होता है कि आपको एक इसमें कनेक्टिंग बस लेनी होती है जो आपको दूसरी बस तक पहुँचाएगी और फिर आपकी वो दूसरी बस आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगी। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है हर कंट्री की तरह, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दुबई से कंपेयर करते हैं यहाँ का ट्रांसपोर्ट बस सिस्टम, तो इतना अच्छा नहीं है यहाँ का सेंट जोन्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम बसेज हैं। तो जो टाइम ड्यूरेशन है नेक्स्ट बस आने का, वो आई थिंक 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच में है। तो अगर आपने अपनी बस मिस कर दी तो आपको 45 मिनट्स या 1 आवर वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट बस आने के लिए। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बसेज नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग अपनी कार या अपना व्हीकल यूज़ करते हैं फॉर ओन ट्रांसपोर्ट। अब हम बात करते हैं स्केड्यूल्स पे। यहाँ पे दो अलग स्केड्यूल्स होते हैं, एक समर स्केड्यूल होता है और एक विंटर स्केड्यूल होता है। बिकॉज ऑफ वेदर यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग्स प्लान होते हैं बसेस के। विंटर्स में टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। सपोज कि अगर 20 मिनट का टाइम समर्स के अंदर है तो पॉसिबल है कि वो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पे चला जाता है इन विंटर्स के अंदर। तो यहाँ पे जो बसेस के जो टाइमिंग्स होते हैं वो समर और विंटर्स के अलग अलग होते हैं। तो जो लोग व्हीलचेयर यूज़ करते हैं या जो लोग व्हीलचेयर पे हैं वो भी बस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप बस स्टॉप पे खड़े हुए होते हैं और बस ड्राइवर देखता है कि आप व्हीलचेयर पे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपना बस का रैंप एक्सटेंड कर देता है, जिसके थ्रू आप इजीली बस के अंदर एंटर कर सकते हो और एक स्पेसिफिक पार्किंग या एक स्पेसिफिक जगह आपके लिए मुकर्रर की जाती है जहां आप अपनी व्हीलचेयर को पार्क कर सकते हैं और प्रॉपर लॉक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है उनके लिए जो व्हीलचेयर यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपनी जो आपकी ट्रिप है, जो आपकी जर्नी है, इसको आप प्लान कैसे करोगे। आप नए आए हो सेंट जोन्स के अंदर, आपको पता नहीं है कि कौन सी बस जाती है और कौन सी बस नंबर है, आपको बस स्टॉप कहाँ है, कहाँ से आपको बस पिक करनी है, कहाँ उतारेगी। तो सेंट जोन्स की एक अलग वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपनी ये जर्नी को प्लान कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज गूगल मैप भी यहाँ का सिंक है, तो आप अपनी जर्नी गूगल मैप पे भी प्लान कर सकते हो। गूगल मैप बहुत इजी है चलाने में, आपको बताएगा कि आपको कहाँ से बस पिक करनी है, कितने बजे बस आएगी और कहाँ पे आपको उतरना है और वहाँ से कितने बजे सेकंड बस आपको मिलेगी।
जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो गूगल मैप यहाँ का बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। तो आप गूगल मैप के थ्रू भी अपनी जर्नी पहले से प्लान कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फेयर्स पे कि क्या फेयर है पर ट्रिप का। फॉर अडल्ट इट्स $2.5 पर ट्रिप। अब अगर मैं बात करूं पर ट्रिप, तो पर ट्रिप क्या है कि अगर सपोज मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाह रहा हूं और इस जर्नी के अंदर मैं अपनी 2 बस कवर करूंगा, मतलब मुझे अगर 2 बस चाहिए तो वो मेरी पूरी एक ट्रिप है, तो वो पूरी ट्रिप मुझे चार्ज करेगी $2.5 पर पर्सन। ओके, सेम अगर आप चाइल्ड हो जो कि 12 to 16 ईयर्स के अंदर एज के अंदर फॉल करते हैं, तो आपकी भी जो कॉस्ट है वो $2 है। बिलो 12 ईयर्स किड्स आर फ्री टू गो, उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। तो आपको पे करने के यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप कैश के थ्रू पे कर सकते हो या आप कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। कैश के थ्रू अगर आप पे करते हो तो यू शुड नो कि यहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलता। तो सपोज अगर आपकी जो ट्रिप है, आपकी जो उसकी ट्रिप की कॉस्ट है वो $2.5 है, तो आपको $2.5 ही डालने हैं उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर। अगर आप सपोज $5 की नोट डालते हो या कोई और अमाउंट की नोट डालते हो तो वो आपको रिटर्न बैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास चेंज का कोई सिस्टम नहीं होता। वो एक बॉक्स होता है, आपको उसके अंदर डालना होता है। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो पहले से आप अपने कॉइन्स, टूनीज, ल्यूनीज जो भी है वो आप पहले से प्रिपेयर रखें अपने पास। सेकंड ऑप्शन है कि आप कार्ड परचेज कर लें। ये कार्ड आप या तो शॉपर ड्रग मार्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप एवलॉन मॉल से परचेज कर सकते हैं। कार्ड परचेज करने के बाद आप इसको ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू अपग्रेड करवा सकते हैं, इसको रिफिल करवा सकते हैं, और जब भी आप ट्रेवल करें तो आप कार्ड टैप कर लें। तो अब हम जाते हैं किसी बस स्टॉप पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के बस स्टॉप बने हुए होते हैं, यहाँ पे क्या साइनेजेस होते हैं। और बस स्टॉप पे आप अगर हो तो आप वहाँ पे पहुँच के भी मैसेजेस के थ्रू नेक्स्ट बस का टाइम चेक कर सकते हो। तो लेट्स गो। तो ये बस स्टॉप पे हम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं कि सामने से एक बस भी आ रही है। ये बस नंबर 2 है जो कि एवलॉन मॉल जाने वाली है, और देख सकते हैं कि आपकी बस यहाँ पे रुकी है। मोस्टली यहाँ पे सारे बस स्टॉप्स पे इस तरह के साइनेजेस लगे होते हैं जो आपको ये शो करते हैं कि ये बस स्टॉप का आईडी क्या है। जैसे इस बस स्टॉप का आईडी नंबर है 1510। ये आपको ये भी बताता है कि कौन सी बसेस यहाँ पे रुकती है। जैसे बस नंबर 2 रुकती है, बस नंबर 3 रुकती है और बस नंबर 9 रुकती है। इनके स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स भी आपको मेंशन किए हुए हैं। जैसे बस नंबर 2 एलिजाबेथ एवेन्यू से एवलॉन मॉल तक चलती है, बस नंबर 3 डाउनटाउन से द विलेज तक चलती है, और बस नंबर 9 CNA से MUN सेंटर तक चलती है। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है टैक्स 1510 to 888188। मीन्स कि अगर आप ये टैक्स करेंगे ये नंबर, तो आपको सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि कौन सी बस नेक्स्ट आने वाली है और कितने बजे आएगी। तो अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आप सपोज़ कि आपको पता है कि आपकी बस 5 मिनट में आने वाली है, आपको कंफर्म करना है कि बस चली तो नहीं गई, क्योंकि कभी कभार बस 2-3 मिनट ऊपर नीचे भी होती है, कभी कभार जल्दी चली जाती है वो। तो आप इस नंबर पर टैक्स करके कंफर्म कर सकते हैं कि बस नेक्स्ट बस कब आने वाली है। अब जैसे हम यहाँ पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टॉप लगा हुआ है। बस स्टॉप आईडी है 1505, और यहाँ पे एक प्रॉपर बस स्टॉप का शेल्टर बना हुआ है। जनरली ये यूज़ होता है जब विंटर्स में, खासकर जब स्नो हो रही होती है तो लोग उसके अंदर अपने आप को शेल्टर देते हैं और यहाँ पे खड़े होके बस का वेट करते हैं। लेकिन ये बहुत कम जगह बने हुए हैं, मोस्टली जगह पे आपको साइनेजेस ही दिखेंगे। तो अब हम बात करते हैं टैक्सी या कैब्स के हवाले से कि यहाँ पे टैक्सीज किस तरह से चलती है। अगर आपने नोट किया हो या इंडिया पाकिस्तान में हम सब वहाँ से है, तो हमारे लिए बहुत इजी होता था कि हम खड़े होते थे कोई भी स्पॉट पे और हम वहाँ से टैक्सी गुजरती होती थी और हम बोलते थे भाई रुक जा रुक जा, और टैक्सी वाला आपके पास आके रुक जाता था। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे टैक्सीज बहुत ही कम है। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सीज भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ प्राइवेट कंपनीज है जो टैक्सीज की सर्विस चलाती है। तो अगर आपको अपनी जर्नी के लिए कैब यूज़ करनी है तो आप उन कंपनीज को कॉल करें, कैब सर्विसेज को कॉल करें, वो आपसे आपका टाइम पूछेंगे और आपको उस टाइम पे पिक कर लेंगे। तो ये आपको इस तरह से कैब की सर्विस आप अवेल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो जब हम यहाँ सेंट जोन्स आए थे फर्स्ट टाइम, उस वक्त विंटर शुरू हो रहे थे और
हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नो का। उस वक्त हमने बहुत फील किया कि हमारे पास अगर कार होती तो बहुत अच्छा होता। तो इन कंट्रीज में आपका खुद की कार होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि विंटर्स के अंदर स्पेशली स्नो जब स्नो गिर रही होती है और आपको बस स्टॉप तक जाना पड़ता है ऐसी ठंडी के अंदर, बर्फ के अंदर चलते हुए, तो आप रियली मिस करते हो कि अगर खुद की कार होती तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते, आपको बस का वेट नहीं करना पड़ता ऐसी विंड के अंदर, ऐसी स्नो के अंदर। तो कार होना इट्स रियली अ ब्लेसिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप अपनी कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली या इंडिया, पाकिस्तान से या दुबई से, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, ड्राइविंग लाइसेंस कितना टाइम में मिलता है। अगर आपके पास आपकी कंट्री का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता, अगर नहीं होता तो क्या स्टेप्स हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप न्यूफाउंडलैंड एज अ विजिटर आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, और अगर आपके पास आपकी कंट्री का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, तो यहाँ पे आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे 2 महीने ड्राइव कर सकते हैं। आप रेंट कार ले सकते हैं अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे और आप 2 महीने तक उसको ड्राइव कर सकते हैं। मेरे पास दुबई का 7 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था। तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगा था कि चूंकि आपको ड्राइविंग आती है और 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम अगर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दुबई का यहाँ पे दिखाएंगे, शो करेंगे, तो हमारा लाइसेंस शायद कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दोनों कंट्री का जो ड्राइविंग सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग सिस्टम है। यहाँ पे भी जो ड्राइवर सीट है वो लेफ्ट साइड पे होती है और दुबई में भी सेम है। बट जब मैं यहाँ पे आया और जब मैं सारे प्रोसेस से गुजरा तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, यहाँ पे बाकी कंट्रीज का लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज नहीं होता। कुछ खास कंट्रीज हैं जिनके लाइसेंस की यहाँ पे वैल्यू है, जिसका लाइसेंस इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपके पास यूएस, कनाडा या इन कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपके लिए बहुत इजी है यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस अवेल करना, बहुत इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते, आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई या और किसी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको पूरा प्रॉपर जो इनका प्रोसेस है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। तो अब बात करते हैं जनरल प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस है ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। ठीक है, न्यूफाउंडलैंड के अंदर व्हीकल लाइसेंसेस को क्लासेस में डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार का लाइसेंस चाहिए, कार का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, तो उसको क्लास 5 कहते हैं। इस तरह हर व्हीकल का अलग क्लास है। अगर आपको ट्रक चलानी है या अगर आपको कैब चलानी है तो वो डिफरेंट, उसके लाइसेंस डिफरेंट क्लास में फॉल करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेजेस है क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है आपको रिटर्न टेस्ट देना होता है। रिटर्न टेस्ट इज फ्री ऑफ चार्ज, कोई कॉस्ट नहीं है रिटर्न टेस्ट की। आप रिटर्न टेस्ट जब चाहे दे सकते हो। आप उसको अपने घर बैठे ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। जस्ट आपको उनकी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है और आपको उस गिवन डेट पे अपना रिटर्न टेस्ट देना है। तो जब आप अपनी रिटर्न टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं। तो आपको रिटर्न टेस्ट देने से पहले वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो साइनेजेस, वो सारी चीज़ें पढ़नी होती है ताकि आप जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसको प्रॉपरली क्लियर कर सको। सो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आपको 34 आंसर्स करेक्ट करने हैं, जो कि 85% है पूरे टेस्ट का। तो मेक श्योर कि आप उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड अटैम्प्ट भी दे सकते हैं। सो रिटर्न टेस्ट क्लियर करने के बाद सेकंड आपका जो टास्क है वो है विजन टेस्ट। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। इसकी आई थिंक जो कॉस्ट है वो $60-70 कॉस्ट है। तो आप पहले से इनकी वेबसाइट पर जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाए, अपॉइंटमेंट ले, और जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलता है आप उनकी बिल्डिंग में जाके वहाँ पे अपना विजन टेस्ट दे दें। विजन टेस्ट आई थिंक 15 मिनट्स में हो जाता है, आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाता है और मोस्टली आप क्लियर हो जाते हैं। तो आपने रिटर्न टेस्ट क्लियर कर लिया, आपने अपना विजन टेस्ट क्लियर कर लिया। विजन टेस्ट क्लियर करने के बाद वो आपको आपका पहला लर्निंग लाइसेंस इशू करते हैं। उस पर आप किसी भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से जाके अपना को एनरोल करके वहाँ पे आप ड्राइविंग सीख सकते हैं। जनरली ये 1 ईयर का टाइम होता है, आपको 1 ईयर वेट करना होता है बिफोर आपके रोड टेस्ट देने के लिए। तो आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है कि आप उस 1 ईयर में उस ड्राइविंग लाइसेंस पे, लर्निंग लाइसेंस पे आप कार सीख सकते हैं।
अगर आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, आपको ड्राइविंग आती है और आपने अपनी कंट्री के अंदर ड्राइविंग किया हुआ है और आपके बाद आपकी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे रोड टेस्ट बुक कर सकते हो। आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस उनको शो करो और उसके बेस पे आप अपना रोड टेस्ट बुक कराओ। जैसे मैंने अपना रोड टेस्ट बुक कराया था। रोड टेस्ट के लिए अगेन आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा और जो आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलती है, आपको उस डेट पे वहाँ पे रोड टेस्ट के लिए पहुँचना होगा। बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। बाकी कंट्रीज में मुझे दुबई का पता है, जब दुबई में हमने रोड टेस्ट दिया था तो वहाँ पे उनकी खुद की गाड़ियाँ होती थी जिनमें आप जाके रोड टेस्ट देते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी खुद की कार लानी है। तो रोड टेस्ट के लिए आपको वो कार प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको अपनी खुद कार का अरेंज करना होता है। इधर आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करें, आप अपने रिलेटिव से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके साथ चलें और आप उनके साथ बैठ के ड्राइविंग रोड टेस्ट दे। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है यहाँ पे, तो जैसे हम जब यहाँ पे आए थे तो हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था यहाँ पे रोड टेस्ट के लिए कार अरेंज करना। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है जो ड्राइविंग सिखाते हैं, वो आपको ये ऑफर करते हैं कि अगर आपके पास कार नहीं है तो आप उनकी कार के अंदर रोड टेस्ट दे सकते हो। तो मैंने 1 आवर का सेशन बुक कराया था बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि यहाँ के रोड थोड़े डिफरेंट है। तो मैंने 1 आवर का सेशन लिया था, 1 आवर मैंने ट्रेनिंग ली थी और फिर प्लस 1 आवर मैंने ड्राइविंग टेस्ट के लिए, रोड टेस्ट के लिए बुक किया था। तो मैं उन्हीं की कार में उन्हीं के साथ अपना रोड टेस्ट देने गया और मेरा रोड टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। रोड टेस्ट की फीस जो है वो $78 है फॉर 1 अटेम्प्ट। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर करते तो आपको वो फीस वापस देनी होती है। रोड टेस्ट में बेसिकली वही चीज़ें होती है जो बाकी हर कंट्रीज में होती है। आपका पार्किंग टेस्ट होता है कि आप किस तरह से पार्किंग कर रहे हैं। 3 तरह की पार्किंग होती है, बैक पार्किंग होती है, पैरेलल पार्किंग होती है। उसके बाद आपको रोड पे लेके जाते हैं, आपकी स्पीड चेक करते हैं, आप स्टॉप साइन पे स्टॉप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपकी स्पीड कितनी है, आप अपनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं तो वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं। अगर आप अपनी स्पीड से स्लो भी जा रहे हैं तो उस पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है। और वही जो सारी चीज़ें जो बाकी कंट्रीज में स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स के, आपका मिरर सही है, आप अपना शोल्डर चेक करते हो कि नहीं करते हो, ये सारी चीज़ों पे मार्किंग होती है और बेस्ड ऑन दोज मार्किंग आप पास या फेल होते हो। तो सपोज अगर आपने ड्राइविंग सही की लेकिन आप पार्किंग में फेल हो गए तो वो आपको उसमें पास कर देते हैं, लेकिन पार्किंग में फेल करते हैं तो आपको जब नेक्स्ट टेस्ट देना होगा वो सिर्फ पार्किंग का टेस्ट देना होगा। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने किसी एक चीज़ में फेल हो गए हो तो आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ उसी का टेस्ट देना होता है। तो अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो आपको आपकी आईडी शो करनी होती है। अगर आपके पास आपकी आईडी नहीं है, पीआर कार्ड नहीं है, अब तक नहीं आया है, तो आप अपना पासपोर्ट शो करते हो। सेकेंडली आप अपना सीओपीआर शो करते हो। अगर आप पीआर पे नहीं आए, आप स्टडी या वर्क परमिट पे आए हैं, तो आप उसकी आइडेंटिटी शो कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो अब बारी आती है हमारे बोनस पॉइंट की। आपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, आपने कार भी परचेज कर ली, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो है इंश्योरेंस की। यहाँ कार इंश्योरेंस की बहुत बड़ी कॉस्ट है। यहाँ पे जब आप कार इंश्योरेंस लेते हैं तो वो ये नहीं देखते कि आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है आपकी कंट्री का या 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब आपने कनाडा का लाइसेंस लिया, जिस डेट को, सपोज अगर मैंने 2023 के अंदर जनवरी में अपना लाइसेंस लिया, तो वो मेरा एक्सपीरियंस तब से काउंट शुरू होता है। तो अगर मेरे पास 10 साल का भी एक्सपीरियंस था पुराना ड्राइविंग का, तो इंश्योरेंस के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेरा एक्सपीरियंस अभी भी 1 मंथ का है, क्योंकि मैंने अपना लाइसेंस लिया जनवरी 2023 के अंदर। तो वो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वहां से शुरू करते हैं काउंट करना। तो इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस के लिए आपका जितना एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा कनाडा लाइसेंस का, उतना ही आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल, आपका अभी कार लेने का कोई प्लान नहीं है, बट मेक श्योर कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस की जो काउंटिंग होती है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो आपके उस पर बेस नहीं करता कि आप कितना ड्राइव कर रहे हो, वो बेस करता है आपके लाइसेंस डेट पे। तो सपोज अगर मैंने लाइसेंस ले लिया है और मैं अगर 1 साल तक ड्राइव नहीं करता, बट स्टिल जब मैं ड्राइव करूंगा, सपोज 1 साल के बाद करूंगा, तो जो मेरा प्रीमियम काउंट होगा उनमें ये शो हो रहा होगा कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है।
तो मेरा प्रीमियम कम हो जाएगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप आते के साथ ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें। अगर आपका कार लेने का कोई प्लान नहीं है इन फ्यूचर, कोई मसला नहीं है, आप भले टाइम लगाए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कार ले, लेकिन आप अपना लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल ले, क्योंकि ये आपको इंश्योरेंस के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेल किया जाता है, क्या ऑप्शंस है, किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोसेस होता है। तो आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम इन फ्यूचर और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे। कनाडा, खासकर न्यूफाउंडलैंड आपको घुमाते रहेंगे। सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाएंगे, हम थोड़ी घूमने फिरने की वीडियो भी बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको पता हो कि कौन कौन सी जगह घूमने की है यहाँ पे। यहाँ का नेचर बहुत खूबसूरत है, बहुत रिच है, लोग यहाँ घूमने आते हैं। और इनफैक्ट अभी समर चल रहा है, बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। न्यूफाउंडलैंड बहुत ही खूबसूरत है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको न्यूफाउंडलैंड की खूबसूरती भी दिखाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एंजॉय। बाय।